दोस्तों, आज पेश है वचन का धनी। ये कवर चित्र है दोस्तों। नौबतपुर के राजा चित्तरंजन प्रजा प्रजावत्स न्यायप्रिय दयालु राजा थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था। एक बार हस्तरेखा विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य कुलानंद राजमहल में पधारे। ज्योतिषाचार्य कुलानंद जी, आप हमारे परिवार के सभी सदस्यों के हाथ देखकर उनके विषय में फल बताइए। जो 11 दिन। तब राजा चिंता रंजन ने अपने अपने विचार के सभी सदस्यों को वहां बुलाया। सबसे पहले ज्योतिषाचार्य कुलानंद ने राजा चित्रानंद के हस्तरेखा देखी। तत्पश्चात उसने राज परिवार के सदस्यों के हाथ को देखा। अंत में राजा चित्तारंजन के छोटे भाई जयरंजन के पुत्र विजयरंजन का हाथ देखा। ओह! विजयरंजन के हाथ की रेखाएं देखकर ज्योतिषाचार्य कुलानंद चौंक पड़े। यह देखकर राजा चित्तारंजन ज्योतिषाचार्य कुलानंद से कहा, क्या बात है ज्योतिषाचार्य? विजयरंजन के हाथ की रेखाएं देखकर आप चौंक क्यों पड़े? विजयरंजन की हस्तरेखाएं में ऐसा क्या देख लिया? राजन, विजयरंजन की हस्तरेखाएं देखकर मैं चौंका हूँ, आपको एकांत में बताऊंगा। और चित्तरंजन के कहने पर राजप्रियर के सभी सदस्य बाहर चले गए। अब बताइए ज्योतिषाचार्य, आप क्या कहना चाहते थे? राजन, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, परंतु कहानी अवश्य अवश्य राजन, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, परंतु कहानी अवश्य पड़ेगी। मेरी मानो तो विजयरंजन को इसी समय देश निकाला दे दो। ज्योतिषाचार्य, आप क्या कह रहे हैं? हाँ राजन, अतः मैं जो कह रहा हूँ वही कीजिए। मैं आपके और आपके कुल की भलाई है। वो कैसे? तो सुनिए राजन, विजय रंजन नक्षत्र मात्र बलशाली हैं और कुलनाशक हैं। यदि आपने समय रहते नौबतपुर के राजा से बाहर नहीं निकाला तो आज से ठीक 15 दिन पश्चात आपके राज्य के परिवार के विपत्ति छा जाएंगे। वो क्या सचमुच? हाँ राजन, विजयरंजन की हस्तरेखाएं स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर रही हैं। यह आपने बड़ी विचित्र बात बताई ज्योतिषाचार्य। 5 वर्ष का अबोध बालक से हम भला देश निकाला कैसे दे सकते हैं? राजन, यह सोचना आपका कार्य है। मेरा फर्ज आपको आने वाली संकट के बारे में बताना था। अब मैं चलता हूँ। और चिंता रंजन को दुविधा में डाल कुलानंद वहाँ से चला गया। उस रात चिंतानंद शयन कक्ष में लेट हुआ था। क्या मुझे विजयरंजन को देश निकाल देना चाहिए? क्या उचित होगा? चिंतानंद जहाँ पोष में पड़ गया था। प्रजा के लिए प्रजा शल्य न्यायप्रिय व दयालु राजा हूँ। यदि विजयरंजन को देश निकाला देता हूँ तो मेरी प्रजा की नज़रों में गिर जाऊंगा। बहुत सोच समझने के पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचा, कुछ भी हो, अबोध बालक विजयनंदन को देश निकाला नहीं दूंगा। इस निष्क्रिय में पहुंचकर चिंतानंद ने आंख मूंद कर चैन की नींद सो गया। और इस घटना के 16वें दिन, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या होगा सेवक, तुम इस तरह घबराए हो क्यों हो? ओह भगवान, यह तूने क्या किया? विजयरंजन महाराज, महारानी केतकी, युवराज शीतलगंज, छोटे भाई जयरंजन की रानी सुहानी सभी विहग झील में नौका विहार करने हुए डूब गए। और चिंतानंदन का हृदय दुखी से करा उठा। किंतु तुरंत ही झील में जाल डालकर शवों को खोज की गई। अधिक अथन खोज के पश्चात झील से शव निकाला गया। राजा चिंतानंदन ने जयरंजन को अपने परिवार का यह दुखद अंत देखकर अत्यंत दुखी थे। तभी क्या हुआ जयरंजन? पल भर में जयरंजन का चेहरा पसीने से तर हो गया। वह दोनों हाथों छाती दबा कर कराता हुआ बोला, भैया, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल में शरीर खींचकर बाहर निकल जा रहा है। जयरंजन, मेरे भाई, घबराओ नहीं, मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूँ। भैया, राजवैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा अंतिम समय आ गया। ऐसा न कहो जयरंजन, दुख की घड़ी मुझे मेरा साथ न छोड़ो।
भैया मौत सामने खड़ी है, मरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मांगो। जयरंदन, मैं वचन देता हूँ जो कहोगे मैं उसे पूरा करूँगा। भैया मेरे बाद विजयरंजन के पिता का प्यार की कमी महसूस न होने देना, अपने पुत्र की बात ही पालना, इसकी रक्षा करना। जयरंजन, यह कोई कहने की बात, वीररंजन के सिवा मेरा दुनिया में कौन है। विश्वास रखो, मैं वीररंजन को पुत्र के समान पालूंगा। मेरी मृत्यु के बाद वीररंजन ही देश का शासक होगा, इस बात का तुम्हें वचन देता हूँ, और प्राणों पर खेल कर वीररंजन के जीवन की रक्षा करूंगा। भैया मैं चैन से मर सकूंगा। वह कहकर जयरंजन ने आंखें मूंद ली और अगले ही पल गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। यह देख जयरंजन, तुम मेरा साथ छोड़कर गए। ज्योतिषाचार्य कुलानंद की भविष्यवाणी के अनुसार सचमुच मेरा परिवार क्षण भर में तहस नहस हो गया। और तत्पश्चात बड़े दुखद वातावरण में चिंतारंजन ने परिवार के सदस्यों को चिताएं जलाई, और चिंतारंजन दुर्घटना का गम के बाद गुमसुम सा रहने लगा। चिंतारंजन जब भी विजयरंजन को देखता, बड़ा मनुष्य बालक है, इसी के कारण मेरे परिवार नष्ट हुआ है। अगले पल, नहीं, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जयरंजन को वचन दे चुका हूँ, जयरंजन को समय पूर्व पालूंगा, अपना वचन भंग नहीं होने दूंगा। अतः वह वीररंजन का लालन पालन उचित प्रकार से देखरेख में करने लगा। सिद्धि विजयरंजन सुलभ बालक कार्यों, चित्तरंजन कठोर हृदय पिघलता गया और विजयरंजन से बहुत प्यार करने लगा। विजयरंजन भी चित्तरंजन को अपने पिता की तरह मानने लगा। वह प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करता, पिताजी महाराज जुग जुग जियो विजयरंजन। इसी प्रकार 20 वर्ष व्यतीत हो गए। विजयरंजन अब युवा हो गया। कैसा सुदर्शन युवक बन गया विजयरंजन। 20 वर्ष पश्चात ज्योतिषाचार्य कुलानंद एक बार फिर नौबतपुर पधारे, और जब विजयरंजन ने उसके परिवार के बारे में बताया, राजन, आपको 20 वर्ष पहले मेरी बात नहीं मानी, आपने परिवार का सर्वनाश कर लिया। ज्योतिषाचार्य होनी बड़ी बलवान है, उसे आप न रोक सकते हैं न मैं। तत्पश्चात, राजन, मैं जो हुआ सो हुआ, लाइए पुनः हस्तरेखाएँ देख लूँ, आपकी हस्तरेखाएँ क्या कहती है। ज्योतिषाचार्य, मेरे हाथ की रेखाएँ अब क्या कहेंगी। 20 वर्ष पूर्व मैं अपना कमाल दिखा चुकी है। अनिच्छा से ज्योतिषाचार्य ने अपना दायां हाथ कुलानंद की ओर बढ़ा दिया। कुलानंद ने बड़े ध्यान से चित्तरंजन की रेखाएं देखने लगा। चित्तरंजन की रेखाएं देखकर कुलानंद बुरी तरह चौंका और देखकर, क्या हुआ ज्योतिषाचार्य, मेरी हस्तरेखाएं एक बार किसी अब अशुभ सूचना की दे रही हैं। हाँ राजन, और अशुभ सूचना विजयरंजन के कारण आपके जीवन में होगी। वह घटना क्या है ज्योतिषाचार्य। राजन, विस्तार से तो आपको इस बारे में बता नहीं पाऊंगा, बस इतना जान लीजिए कि विजयरंजन आपके खिलाफ बगावत करने वाला है। यह आप क्या कह रहे हैं ज्योतिषाचार्य। विजयरंजन तो हमें बहुत स्नेह करता है, भला बगावत क्यों करेगा। राजन, विजयरंजन आपसे कितना भी स्नेह क्यों ना करता हो, लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना घटने वाली है जिससे प्रभावित होकर विजयरंजन आपके विरुद्ध हो जाएगा। तब आपको राजगद्दी से उतारकर कैद खाने में डाल देगा। ओह, यह क्या ऐसा है। निश्चिंत है राजन। चिंतारंजन परेशान हो उठे। उन्हें परेशान देखकर, राजन, मेरी मानो सहन, इस मुसीबत से बचने का एक काम करो। क्या। राजन, 20 वर्ष पहले आपने मेरी बात नहीं मानी, आज मान लो। आपके कहने का मतलब हम विजयरंजन को देश निकाला दे दें। हाँ राजन, न रहेगा मांस, न बजेगी बांसुरी। अगर विजयरंजन देश निकाला दे दोगे तो आप पर कोई आंच नहीं आएगी। राजोशी, शायद आप जानते नहीं वचन की आन क्या होती है। हम मरते हुए भाई को वचन दिया है कि हम विजयरंजन को अपने बेटे की तरह पालेंगे पोसेंगे। वचन तोड़कर विजयरंजन को देश से निकाला नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजन, आप बड़ी हठी हैं। आपकी हट के कारण सिद्धि आपको बुरे दिन आने वाले हैं। कोई बात नहीं ज्योतिषाचार्य, बुरे दिनों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। इस घटना के 10वें दिन, पिताजी महाराज, मैं वन में क्रिकेट खेलने जाना चाहता हूँ। युवराज,
यह तो बड़ी खुशी की बात है। जाओ, हमारी ओर से तुम्हें आखेट पर जाने की आज्ञा है। और चिंतारंजन से आज्ञा लेकर विजय रंजन आखेट करने के लिए वन में चल दिया। वन में पहुंचकर कितना सुंदर हिरन है, मुझे इसका शिकार करना चाहिए। उसने अपना घोड़ा हिरन के पीछे लगा दिया। अरे, आगे आगे कुचाले मारता हिरन, पीछे पीछे विजयरंजन। सिर दी हिरन कुचाले भरता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। विजयरंजन झाड़ियों की दूसरी तरफ पहुंचा। हिरन यहाँ कहाँ गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया वह। और उसकी दृष्टि एक और पड़ी। कोई साधु नदी में जल भर रहा है, मुझे इसके पास हिरन के बारे में पूछना चाहिए, क्या पता हुआ साधु हिरन को देखा हो। विरंजन घोड़े से उतरकर साधु की ओर चल दिया। निकट पहुंचकर, ए साधु, तुमने इधर से किसी हिरण को जाते देखा है? साधु गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तुम मुझसे उस हिरण के विषय में क्यों पूछ रहे हो युवक? मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ। युवक, क्या एक निहीर जानवर अपने शौक के लिए मारना उचित है? साधु की बात सुनकर विजयरंजन की तोरियां चढ़ गई। साधु, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? नौबत के युवराज विजयरंजन से। मैं तुम्हारी उस हिरण के विषय में बता दो। युवराज, मेरी बात मानो, जाओ उस बेजवान हिरण का पीछा छोड़ दो। शिकार के अलावा मन बहलाने के लिए और भी साधन है इस दुनिया में। उन साधनों में अपना मन भुलाओ। हिरण को मारकर उसकी हत्या कर पाप अपने सिर क्यों लो? मूर्ख साधु, वाचक हो तुम। लगता है तुझे हमारी दुष्टता का मजा चखाना पड़ेगा। यह सुनकर साधु हंसा। युवराज, तुम किस प्रकार मेरी दुष्टता का मजा चखाओगे, जरा मैं भी तो जानूं। अभी लो, अभी दिखाता हूँ। और अगले ही पल, युवराज, बहुत गुमान है अपने ऊपर। भरे दरबार में तुम्हें तुम्हारे पिता के हाथों तुम्हारी दुष्टता का दंड न दिलवाया तो मेरा नाम भी कृपाचार्य नहीं हूँ। लगता है थप्पड़ खाकर भी तुम्हें अकल नहीं आई, मूर्ख साधु। युवराज, यह थप्पड़ तुमने बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। साधु क्रोध भरी दृष्टि से वीरंजन को डाली और लंबे लंबे डंक बढ़ता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इस साधु को ने शिकार का सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर वीरंजन बिना शिकार खेले ही नौबतपुर वापस लौट चला। जैसे ही नौबतपुर के राजमहल में पहुंचा, युवराज, राजमहल में आपको इसी समय बुलाया है। महाराज ने इस समय दरबार में, लेकिन क्यों? कारण तो मुझे भी पता नहीं युवराज। ठीक है, तुम चलो, मैं वस्त्र बदल कर सीधी दरबार पहुंचता हूँ। सेवक को यह आदेश देकर वीररंजन ने वस्त्र बदलने के लिए अपने महल में चला गया। वस्त्र बदल कर तुरंत ही दरबार में पहुंचा। और यह साधु जिसने मैंने बस वन में थप्पड़ मारा था, यह साधु वास्तव में पिताजी महाराज से मेरी शिकायत करने आया है। और विजयरंजन राजा चित्तरंजन के सम्मुख जाकर बोला, पिताजी महाराज, आपने मुझे किस लिए दरबार में बुलाया है? विजयरंजन, यह साधु तुम्हारी शिकायत लेकर आया है। क्या सचमुच तुमने इसे थप्पड़ मारा है? सुनकर विजयरंजन सकपकाया। जी पिताजी महाराज, मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा था। लेकिन क्यों? विजयरंजन की बुट्ठी तन गई। पिताजी महाराज, साधु ने मुझे हिरण का शिकार करने के लिए रोका और मुझसे उद्दंडता से पेश आया, इसलिए मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा। युवराज, क्या मानवता का पाठ पढ़ाना उद्दंडता है? क्या किसी नीर जानवर को बचाना, झूठ बोलना उद्दंडता है? विजयरंजन चित्तरंजन के प्रश्न के उत्तर देते न बना। यह देख चित्तरंजन से कहा, युवराज, तुमने अपने देवता तुल्य साधु का अपमान किया है, इसलिए हमारा आदेश है इसी भरे दरबार में साधु से अपने कृत्य की क्षमा मांगो। पिताजी महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ युवराज। साधु को थप्पड़ मारकर तुमने घोर अपराध किया है, इस साधु से क्षमा मांगनी होगी। पिताजी महाराज के आदेश को टाला नहीं जा सकता, अब तो इससे साधु से क्षमा मांगनी होगी। मन ही मन क्रोधित कांपते हुए विजयरंजन ने हाथ जोड़ के साधु से कहा, साधु महाराज, सचमुच मुझे आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दे। युवराज, मैंने तुमसे वन में कहा था वह कर दिखाया, अब तुम मेरे दिल को चैन मिला। विजयरंजन की दृष्टि डालते हुए साधु दरबार से निकल गया। और विजयरंजन भी क्रोध में बरबस खाता हुआ दरबार से अपने महल में पहुंचा। आज भरे दरबार में पिताजी ने मेरे अपमान कर दिया। साधु से मुझे भरे दरबार में क्षमा मांगनी पड़ी। दरबार में उपस्थित लोगों ने मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। और यह सब सोच रहा था कि सेवक कक्ष में प्रवेश किया। युवराज, प्रधानमंत्री सर्वजीत आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज
सुनकर युवराज चौंका। प्रधानमंत्री सर्वजीत इस समय मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या कारण हो सकता है? वह सोच में पड़ गया। कुछ सोचने के बाद सेवक ने आदेश दिया, जाओ प्रधानमंत्री को आदर सहित हमारे कक्ष में ले आओ। जो आज्ञा युवराज, कहकर सेवक कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री सर्वजीत विजयनगर के कक्ष में थे। आइए प्रधानमंत्री, बैठिए। बैठने के पश्चात, अब बताइए प्रधानमंत्री जी, इस समय मुझसे मिलना चाहते थे। युवराज, इस समय आपके पास केवल एक आपसे खेद प्रकट करने आया हूँ। खेद? किस बात का खेद प्रधानमंत्री जी? युवराज, आज भरे दरबार में महाराज जिस प्रकार आपका अपमान किया, उसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करने आया हूँ। एक साधु से आपको क्षमा मांगने को कहकर महाराज ने ठीक नहीं किया। युवराज, प्रधानमंत्री जी, हम उस घटना को याद न दिलाइए, जैसे भी हो उस घटना को भूल जाना चाहते हैं। ठीक है युवराज, यदि ये ऐसी बात है तो इस विषय में आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन महाराज आज आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद किसी ने ठीक ही कहा है, सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला, आखिर सौतेला ही होता है। यदि आप महाराज के सगे बेटे होते तो महाराज भी आपके साथ अन्याय न करते। प्रधानमंत्री जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं बेशक महाराज का सगा बेटा नहीं हूँ, फिर भी महाराज मुझे सगे बेटे की से ज़्यादा से नहीं करते हैं। बस ज़्यादा बड़ाई न कीजिए महाराज की देख लिया आपने तुम्हारे प्रति उनके स्नेह। युवराज, यदि तुम चाहो तो इस अपमान का बदला ले सकते हो। कैसे प्रधानमंत्री जी? महाराज से बगावत करके। यह क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? मैं महाराज के खिलाफ बगावत करूं? लेकिन क्यों? प्रधानमंत्री जी, नौबतपुर की राजगद्दी पर एक न एक दिन तुम्हें मिलने वाली है, फिर उसे बगावत से क्यों हासिल करूं? क्योंकि ऐसा करने से तुम महाराज से अपने अपमान का बदला ले सकोगे, दूसरे तुम आसानी से नौबतपुर की राजगद्दी के स्वामी बनोगे। युवराजा, बहुत बोले हैं आप। जरा एक तो सोचिए, महाराज के अकारण ये भरे दरबार में किस प्रकार अपमान कर रहे हैं। वे समय आने पर अपने स्थान पर किसी दूसरे को राजगद्दी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी बात हमें जस रही है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। युवराज, महल में के समस्त सेवक सैनिक को मैं अपने साथ मिला चुका हूँ, बस आपको हाँ कहने की देर है। इतना कहकर प्रधानमंत्री धीरे से विजयरंजन की अपनी योजना समझाने लगा। सारी योजना समझाने के पश्चात, प्रधानमंत्री जी, योजना तो अच्छी है, आपकी अच्छी बनाई है तो चलिए युवराज, इसी समय चलकर योजना को कार्यान्वित करते हैं। तब दोनों चित्तारंजन के महल की ओर चल दिए और चित्तारंजन के कक्ष में पहुंचे। रात हो चुकी थी। चित्तारंजन शयन कक्ष पे सोने की कोशिश कर रहा था। विजयरंजन और प्रधानमंत्री सर्वजीत दोनों एक साथ। चित्तारंजन चौंक कर सिंहिया पर बैठ गया और सर्वजीत और विजयरंजन शयन कक्ष के पास पहुंचे। महाराज, भरे दरबार में आपने मेरा अपमान करके चैन की नींद सोने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? युवराज, तुम्हारे कथन का अबदर टपक रही है, इससे उद्दंड से हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं पिता से किस प्रकार बातें की जाती हैं? विजयरंजन, यह तुम क्या कह रहे हो? पिता? किसका पिता? कैसा पिता? मेरा कोई पिता नहीं। ठीक कह रहा हूँ महाराज, कान खोल के सुन लो। आपने बहुत दिन तक राजगद्दी का सुख भोग लिया है, आज राजगद्दी का सुख मैं भोगूंगा। प्रधानमंत्री जी, लगता है विजयरंजन का दिमाग फिर गया है, तभी इस प्रकार की अनकरण बातें कर रहा है। सुनकर प्रधानमंत्री हंस पड़े। महाराज, दिमाग युवराज का नहीं है, अब तो आपका फिर गया लगता है। तभी तो आप जानकर भी वास्तविकता को नहीं पहचान रहे हैं। युवराज जो कह रहा है सच कह रहा है। ओह, तुम भी विजयरंजन के साथ मिल चुके हैं प्रधानमंत्री जी, अभी मैं तुम दोनों का इंतजाम किए देता हूँ। क्रोध से कांपते हुए विजयरंजन ने ताली बजाते हुए कहा, कोई है? हा। किंतु कोई सैनिक कक्ष में नहीं आया। चित्तारंजन ने उन्हें आदेश दिया। तुरंत 4 सैनिक कक्ष में अंदर आए। चित्तरंजन ने उन्हें आदेश दिया, इन दुष्टों को पकड़ कर लो और ले जाकर कारागार में डाल दो। आदेश पाकर सैनिक चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर, क्या बात है सैनिकों, तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही? चित्तरंजन, ये तुम्हारे नहीं अपितु हमारे सैनिक हैं।
ये अब हमारे आदेश का पालन करेंगे। वक्त बदल चुका है चित्तरंजन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी सबूत दिए देता हूँ। प्रधानमंत्री शरदीप सैनिक को आदेश दिया, सैनिकों इस बूढ़े शेर को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और चित्तरंजन को पकड़ लिया, उन्हें खींचकर बाहर ले गई। विजयरंजन, तू इन दुष्ट सर्वजीत के साथ मिल गया है, याद रखना एक दिन तू अपने कर्तव्य पर पछताएगा, वह दिन आने दो महाराज। और चित्तरंजन विजयरंजन की बात का जवाब देता इससे पहले उसे सैनिक बाहर ले गए। तत्पश्चात, युवराज आप हमारे नए महाराज हैं। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया इसका मुझे गुमान भी न था। और विजयरंजन के मुख में प्रशंसा की रेखाएं खिंच गईं। यह देखकर युवराज तमाम सैनिकों को हमारी ओर मिला लिया और नौबत की प्रजा के विश्वास में ले लेना के पश्चात शीघ्र ही आपको नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरे दिन प्रधानमंत्री सर्वजीत दरबार में घोषणा करी। बड़े दुख के साथ घोषणा की जाती, कल महाराज का चित्तरंजन का कोई पता नहीं। सुबह होने पर जब सेवक शयन कक्ष में गए तो शयन के रिक्त पड़ा था। पता नहीं महाराज बिना बताए कहाँ चले गए। हम उन्हें खोज में चारों दिशाओं में गुप्तचरों को भेजा है। हमें विश्वास है गुप्तचर शीघ्र ही महाराज को खोज निकालेंगे। यह घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई इस घोषणा को सुनकर दुखी हो उठा। उधर कारागार में कैद चित्तरंजन सोच रहा था, जब विजयरंजन और सरोजरंजन ने कारागार में डलवा ही दिया तो मुझे मार भी सकते हैं। इससे पहले दोनों अपनी चाल में सफल हो जाए, मुझे कारागार से भाग जाना चाहिए। चित्तरंजन महल के सभी गुप्त रास्तों से परिचित था। उठा और कारागार में दीवार में एक 5 मुक्के मारे। अगले ही क्षण चित्तरंजन ने गुप्त दरबार में प्रविष्ट हो गया। तत्पश्चात उसने पुनः दीवार में 5 मुक्के मारे कर रास्ते का दूसरा द्वार बंद कर दिया और चित्तरंजन स्थिरता से गुप्त रास्ते से आगे बढ़ता चला गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस प्रकार चोरों की प्रकार नौबत पर से जान बचाकर भागना होगा। कुछ क्षणों बाद गुप्त रास्ते से होता हुआ वह नगर के बाहर एक वन में निकला पड़ा। यह कारागार से रखवाले सैनिकों ने जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी। प्रधानमंत्री जी, महाराज चित्तरंजन कारागार कक्ष से गायब है क्या? हम ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ओह, लगता है चित्तरंजन किसी गुप्त रास्ते से निकल भागा है। कुछ सोचने लगा, चित्तरंजन भाग गए हैं तो कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी बनाई पुण्य योजना पर थोड़ा परिवर्तन करना होगा। और इस घटना के 10वें दिन सर्वजीत अपनी पत्नी चारुलता से बोला, चारुलता, विजयरंजन को नौबतपुर का राजा घोषित करने वाला हूँ। यह आप क्या कर रहे हैं स्वामी? आप विजयरंजन को नौबतपुर का राजा घोषित करने वाले हैं? लेकिन आप तो स्वयं नौबतपुर का राजा बनने की बात कह रहे थे, फिर अचानक यह परिवर्तन क्यों? चारू, बहुत बोली हो तुम, सियासत की बातें भला तुम क्या जानो। देखना कल दरबार में क्या चाल चलने वाला हूँ। उधर वन में अकस्मात चित्तरंजन की भेंट जोताचार्य कुलानंद से हुई। महाराज, आप इस हालत में वन में? हाँ जोताचार्य, आपकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। मैं समझा नहीं राजन। तब चित्तरंजन ने विजयरंजन और सर्वजीत का षड्यंत्र के बारे में कुलानंद को बताया। सारी बात जानकर, यह तो आपके साथ विजयरंजन ने अच्छा नहीं किया राजन। आप चाहें तो विजयरंजन को इस कृतज्ञता का मजा चखा सकते हो। कैसे? मेरे पास ऐसा मार्ग यंत्र है जिससे 101 बार जाप करने से आदमी किसी भी शत्रु को दूर बैठे अपने प्राण ले सकता है। आप उस मंत्र का जाप करने से विजयरंजन को मार सकते हैं। नहीं जोताचार्य जी, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं विजयरंजन का पिता हूँ, को वचन दिया था अपने प्राणों पर खेल कर विजयरंजन के जीवन की रक्षा करूँगा। तुम बताओ, मैं अपने दिया वचन भंग करके विजयरंजन का हित कैसे कर सकता हूँ जोताचार्य जी?
राजन, मैं तो आपके केवल समझा सकता हूँ, न समझाना आपका काम है। समझना न समझना। कुलानंद उठा और वहाँ से चल दिया। चित्तरंजन आगे की ओर बढ़ गया। इधर सर्वजित देशमुख नाम के एक आदमी को अब महल में बुलाया। देशमुख, हम जानते हैं कि तुम किसी आदमी की हूबहू नकल कर सकते हो। आज तुम्हें महाराज चित्तरंजन की लिखाई की नकल करनी है। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। मुझे क्या लिखना है? ठीक है, लिखो। देशमुख ने तुरंत ही लिखना प्रारंभ किया। मैं महाराज चित्तरंजन घोषणा करता हूँ। और सर्वजीत ने जो जो बोलता गया, देशमुख वही वही लिखता गया। और पत्र पढ़ने के पश्चात, लो देशमुख, यह तुम्हारा पुरस्कार है। ध्यान रहे इस बात का किसी को पता ना चले कि मैंने तुमसे कोई पत्र लिखवाया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा प्रधानमंत्री जी। अगले दिन दरबार में, प्रजाजनों, हमें गुप्तचरों द्वारा चारों ओर महाराज की खोज करवाई, लेकिन महाराज का कहीं पता न चला। सिंहासन महाराज की अनुपस्थिति में कई दिन से खाली पड़ा है। यदि आप लोग सहमति हो तो युवराज विजयरंजन को नौबतपुर का नया राजा घोषित किया जाए। और सर्वजीत की घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित लोग एक स्वर में बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम विजयरंजन को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, हम विजयरंजन को राजमुकुट पहनाता हूँ। और प्रधानमंत्री ने थाल में रखे मुकुट लेकर बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही थाल में रखे मुकुट को उठाता, ठहरो। प्रधानमंत्री चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। कौन हो तुम? मैं मंगलदास हूँ, महाराज चित्तरंजन का पत्र लेकर आया हूँ। तुम महाराज के पत्र लेकर आए हो, लेकिन महाराज कहाँ हैं? आप इस पत्र को पढ़ लीजिए, आप समय पता लग जाएगा कि महाराज इस समय कहाँ है। लाओ, यह पत्र दो। मंगलदास ने पत्र प्रधानमंत्री से दे दिया। और सर्वजीत ने ऊंची आवाज में पत्र पढ़ने लगा। मैं महाराज चित्तरंजन घोषणा करता हूँ, विश्वासघाती विजयवर्धन को कैद में डाल दिया जाए और स्वामी भगत प्रधानमंत्री सर्वजीत को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। विजयरंजन ने गद्दारी की खातिर हमें मरवाना चाहा, लेकिन हम जान बचाकर कैद से भाग निकले। अब हमें राज सुख से विरक्त हो गए हैं और हम तपस्या करने हिमालय पर्वत की जा रहे हैं। हमारे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। राजा चित्तरंजन। विजयरंजन की सिट्टी पट्टी गुम हो गई। सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। राजा बनना नहीं कि महाराज चित्तरंजन की यह पत्र पहुंच गया, मेरी खैर नहीं। वो तभी दरबार भी क्रोधित हो गए। तो विजयरंजन के कारण महाराज राजा छोड़ के गए हैं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए विजयरंजन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। सर्वजीत ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, विजयरंजन को ले जाकर कारागार में डाल दो। आदेश पाते ही सैनिक विजयरंजन की तरफ बढ़ गए। यह देख, प्रधानमंत्री जी, इन सैनिकों को रोको। चुप रहो दोस्त। अच्छा हुआ समय महाराज का पत्र मिल गया, वरना तुम्हें राजा बनाने वाले थे। जरूर सर्वजीत ने कोई चाल चली है। इस दुर्त के जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। अब मेरा बचना मुश्किल है। सिरदी सैनिकों ने आगे बढ़कर विजयरंजन को पकड़ना लिया। ले जाओ इस विश्वासघाती को हमारी नज़रों के सामने से। सैनिकों तुरंत ही विजयरंजन को पकड़ ले गए और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। वाह रे किस्मत, राजा बनते बनते कैदी बन गया। और राज दरबार में सर्वजीत ने कहा, प्रजाजनों, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हम आपको राजा स्वीकार करते हैं। महाराज चित्तरंजन का आदेश हम स्वीकार है। हम उसी समय राजा घोषणा सर्वजीत नया राजा घोषित कर दिया गया। मेरी योजना सफल हो गई। योजना सफल बनाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। अपनी उसी शाम सर्वजीत झूमता हुआ कारागार के विजयरंजन के पास पहुंचा। देखो विजयरंजन, राजा बनकर कैसे लगता हूँ। सर्वजीत, तूने मेरे साथ बहुत बड़ी घिनौनी चाल चली। तूने जो चाहा तुझे मिल गया। मेरी मुझसे एक प्रार्थना की, मुझे मार दे। जीवन भर कैदी बनाकर मानसिक यातना नहीं सह सकूँगा। मैं जीवित रहूँगा तो हर पल मेरी आत्मा इस बात के लिए कचोटती रहेगी, सपोले के कहने पर मैंने अपने देवता तुल्य पिता के साथ विश्वासघात किया।
मुझे मार दे सर्वजित, मुझे मार दे। सुनकर सर्वजित ठाका हंसा। हाँ हाँ विजयरंजन, तू समझता है कि तू इतनी आसानी से जाने दूंगा? नहीं नहीं, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। ऐसा न कर सर्वजित, मुझे मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। सर्वजित विजयरंजन की एक न सुनी और हठासा करता हुआ वहां से चल दिया। इस घटना को घटे हुए कई माह बीत गए। चित्तारंजन वन वन भटकता हुआ, कंदमूल खाता हुआ अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन वह इसी वन में भटक रहा था। राजन आप जीत गए, आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कौन है, किसकी परीक्षा की बात कर रहे हैं आप? राजन, मैं देवता इंद्र हूँ। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके साथ नाटक खेला। नाटक? कैसा नाटक? राजन, 20 वर्ष पहले हमारी देवताओं में इस विषय में बहस छिड़ गई कि पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज़्यादा सत्यवादी वचन के धनी कौन सा राजा है। तब सवर में देवताओं में तुम्हारा नाम लिया था। तब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम ज्योतिषारी कुलानंद के वेश में बार बार तुम्हारे पास आए। तुमने तुम्हारे वचन से डिगाने की बार बार प्रयत्न किया, लेकिन बार बार अपने प्रयत्न में असफल रहे। इसलिए आज हम तुम्हें सामने निसंकोच हार मानते हैं और वचन के धनी मानते हैं। तो यह आपका किया जा रहा था देवराज, लेकिन आपको इस खेल में मेरे प्रियजन मुझसे छीन गए। राजन, उनके लिए शोक न करो, उनका अंत विधाता ने इसी प्रकार लिखा था। अब नौबतपुर में राजकाज संभालिए और युवराज विजयरंजन को कैद से छुड़ाइए। विजयरंजन कैद में है, लेकिन उसे कैद में किसने किया? उस दुष्ट सर्वजित ने। नौबतपुर का राजा बन बैठा और उसी ने विजयरंजन को कैद किया हुआ है। ओह, तो विजयरंजन के साथ बुरा हुआ। लेकिन मैं अकेला सर्वजित को कैसे कैद से छुड़ा सकता हूँ? देवता, मेरी अब बाजी मेरे नहीं, सर्वजित के हाथों में है देवराज। उसकी तुम फिक्र न करो राजन, बाजी अभी भी तुम्हारे हाथ में है। बस एक पल के लिए आंखें मूंदो। इंद्र के आदेश पाकर चिंतानंद ने आंखें मूंदी और कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो बुरी तरह चौंका। ओह, यह मैं दरबार में खड़ा हूँ। उसे दरबार में खड़ा देख सर्वजित चिल्लाया, ए भिखमंगे, कौन हो तुम? अगले ही पल देवराज इंद्र भी वहां पहुंचे। धुर्त सर्वजित, तुमने जिसे तू भिखमंगा कह रहा है देश का राजा चिंतारंजन है। क्या चिंतारंजन है? हाँ, अच्छी तरह देख, आंखें खोलकर सर्वजित। और सर्वजित हक्का बक्का चिंतारंजन की ओर देखने लगा। तभी इंद्र ने दरबार में उपस्थित होकर कहा, सज्जनों, मैं इंद्र हूँ। राजा चित्तारंजन ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा था जिसमें सर्वजित को राजा बनने की घोषणा की गई। वो सर्वजित का ही एक चाल थी। कहकर इंद्र ने सारी बात विस्तार पूर्वक समझाई। सारी बात जानकर ओह, सर्वजित ने ऐसा किया, हम सर्वजित को नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल, सर्वजित, तूने हमारे प्रिय राजा के साथ विश्वासघात किया, तेरी यही सजा है। कुछ लोग दौड़कर सर्वजित पर पीटने में तुल गए। ओह, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सर्वजित सिर दी घातकवारों का से बेदम होकर गिरा पड़ा। और तत्पश्चात राजन बुरे की बुराई का फल मिल गया। अब तुम जाकर विजयरंजन को कारागार से मुक्त कराइए। जो गया देवराज। और चिंतारंजन ने उसी समय कारागार में पहुंचा और मुक्त कराया। पिताजी, मुझे क्षमा कर दो, मैं दुष्ट सर्वजित के कहने में आकर आपको अपमान किया। युवराज, उस घटना को एक दुर्घटना थी, वो दुर्घटना को भूल कर जाना हित में होता है। विजयरंजन अपनी भूल का एहसास हो चुका था। चित्तारंजन ने नौबतपुर का राज्यपाल संभाल लिया। समाप्त दोस्तों।